नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस सेशन में। इस सेशन में हम जानेंगे एआई के अलग अलग टाइप्स कौन से हैं। तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एआई के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, अभी स्टेटस क्या है एआई डेवलपमेंट का, और साथ में हम जानेंगे कि हिस्टोरिकली एआई का डेवलपमेंट कैसे हुआ। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि एआई जानना हर एक के लिए अभी ज़रूरी हो गया है, क्योंकि आप स्टूडेंट है या टीचर है या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं या घर बैठे काम कर रहे हैं, तो हर किसी को एआई के बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि अभी बहुत सारे टूल्स आ रहे हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, और आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके टीवी में, हर जगह अब एआई घुस गया है। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो गया। इसीलिए ये सेशन मैं हिंदी में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि जो लोग हिंदी समझते हैं उनको ये समझ में आए। हालांकि टेक्स्ट मैंने इंग्लिश में ही रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टर्मिनोलॉजीज़ जो है एआई की वो इंग्लिश में ही सूटेबल होती है, इसलिए मैंने टेक्स्ट इंग्लिश में ही रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो कि यूट्यूब चैनल पे आप ये सेशन देख सकते हो, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप बाकी के भी सेशंस जो है वो भी आप देख पाएँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं कि अभी एआई के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। एक टाइप जो होता है उसे हम नैरो एआई या कभी कभी हम वीक एआई के नाम से उसे जानते हैं। तो मतलब वो टाइप तो ऐसे हो गया कि जिसमें एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर सर्विस में एआई का आपको असिस्टेंट मिलता है। जैसे एक सिंगल टास्क कोई ले लिया, तो उस सिंगल टास्क के लिए एआई असिस्टेंट मिलता है, तो उसे हम नैरो एआई के नाम से जानते हैं या वीक एआई के नाम से जानते हैं। तो जैसे अगर आप मोबाइल फ़ोन पे कोई असिस्टेंट यूज़ करो, वॉइस असिस्टेंट जैसे सिरी, एलेक्सा, तो फिर आप क्या कर रहे हो, नैरो एआई का यूज़ कर रहे हो। या फिर आप यूट्यूब पे या फिर नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन पे आप कोई भी पिक्चर देखते हो, कोई सीरियल देखते हो, तो ऑटोमेटिकली आपको रिकमेंड करेगा आगे आपको क्या देखना चाहिए। तो ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम है यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे, तो वो आप कह सकते हो कि ये नैरो एआई का एग्जांपल है। तो मोस्ट ऑफ द अभी जो एआई हम यूज़ कर रहे हैं, या चैट जीपीटी हम यूज़ कर रहे हैं, या गूगल जेमिनी हम यूज़ कर रहे हैं, तो ये सारे नैरो एआई है। मतलब टू सम एक्सटेंट दे कैन असिस्ट यू। तो ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आपको हेल्प करेंगे, और बाकी के जो 2 टाइप्स है वो अभी डेवलप होने बाकी है, लेकिन कोशिश हो रही है कि वो जल्दी से जल्दी डेवलप हो जाए। जैसे ये दूसरा टाइप जो है उसको हम जनरल एआई के नाम से जानते हैं, या कभी कभी उसको स्ट्रॉन्ग एआई के नाम से भी पहचाना जाता है। तो ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है कि जिसमें ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस आएगा। मतलब एआई इस तरह का हो जाएगा कि कोई भी ह्यूमन जो टास्क परफॉर्म करता है वो हर टास्क अब एआई परफॉर्म करने लगेगा। तो उसे हम स्ट्रॉन्ग एआई या जनरल एआई के नाम से जानते हैं। तो अभी रिसर्च इतना डेवलप हुआ है कि विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हम कह सकते हैं कि ये जनरल एआई भी अभी आ जाएगा मार्केट में, और लोग उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे। और ये जो कंसेप्ट है सुपर एआई का, तो ये तो कंसेप्ट ऐसा है कि जिसमें एआई सरपास करेगा ह्यूमन इंटेलिजेंस को। तो हर चीज़ में, हर एस्पेक्ट में जो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है उसको वो सरपास करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उसको हम इसलिए सुपर एआई के नाम से जानते हैं। लेकिन ये अभी हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, और अभी ये उस पर काफ़ी सारी अड़चनी हैं उसको डेवलप करने में, लेकिन हो सकता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये भी डेवलप हो जाए। तो जैसे इस डायग्राम में हमने बताया कि नैरो एआई जो हम अभी प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं, जनरल एआई जो अभी नज़दीक के फ्यूचर में आएगा, और फिर बाद में आएगा सुपर एआई। तो सुपर एआई जो है वो आगे चल के हो सकता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इसी तरह डेवलप हुई तो
ह्यूमन को सरपास करने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ जाएगा। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ हिस्ट्री के बारे में, एआई का बर्थ कैसे हुआ, कैसे उस डेवलपमेंट हुआ एआई का। तो जैसे अगर हम हिस्ट्री में देखेंगे तो 1950 में एक साइंटिस्ट था एलन ट्यूरिंग बोल के, जिसे कई बार लोग फादर ऑफ एआई के नाम से भी जानते हैं। तो उन्होंने एक टेस्ट दी थी जो पॉपुलर हुई ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से, और वो जो टेस्ट थी वो एक्चुअली मशीन की एबिलिटी मेजर करने वाली टेस्ट थी, जिसमें मशीन एक ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस जो है वो बिहेव करेगी। तो ये 1950 में ही ये स्टार्ट हुआ था एआई का, जब एलन ट्यूरिंग ने इस तरह की टेस्ट प्रपोज की थी। काफ़ी लोगों ने वो यूज़ भी की। उसके बाद में डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस जो है, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस में एक जॉन मैककार्थी बोल के साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने पहली बार 1956 में ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ये टर्म उन्होंने पहली बार प्रोनाउंस की, और वो माना जाता है कि दिस मार्क्स द ऑफिशियल बिगनिंग। तो ये इस तरह का मानना है लोगों का कि ये ऑफिशियली बिगनिंग था एआई के रिसर्च का, एआई की फील्ड का। तो 1956 आप सोच सकते हो कि बहुत पुरानी बात नहीं है। तो यहाँ पे एआई का स्टार्ट हुआ रिसर्च। फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ डेवलप किए। उसमें ये फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहला छोटा सा न्यूरल नेटवर्क मॉडल विकसित किया, जो बाद में काफ़ी सारा डेवलप हुआ, और हम सभी लोग काफ़ी सारा न्यूरल नेटवर्क का मॉडल यूज़ करते हैं। जो चैटबॉट्स आजकल हम यूज़ कर रहे हो, 1966 में ही पहला चैटबॉट क्रिएट किया था ह्यूमन इंटरेक्शन जैसा, और बाय प्रोफेसर जोसेफ, और उसके बाद में उसमें काफ़ी सारी प्रगति हुई, और बहुत सारे चैटबॉट्स आजकल हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब 1950 से ये स्टार्ट हुआ है, बहुत पुरानी बात नहीं है। और हमने भी जब शुरू किया था 1990s में, 86 में एआई का रिसर्च, तो उस वक्त हमें ऐसा लग रहा नहीं था कि एआई इतने फास्ट डेवलप होगा और बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पीपल उसका यूज़ करेंगे। लेकिन वो हुआ है, और अभी हर जगह आपके मोबाइल फ़ोन में, आपके कंप्यूटर में, आपके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में अभी एआई आ गया है, और पीपल और लोग अभी एआई का यूज़ कर रहे हैं। फिर बाद में राइज़ ऑफ एआई जैसे हुआ, तो उसमें 1970s से लेकर 1980s तक का जो पीरियड था वो थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड था एआई के लिए, क्योंकि एआई के लिए बहुत सारा कंप्यूटिंग पावर लगता है, रिसर्च के लिए बहुत सारा फंडिंग लगता है। तो ये लिमिटेड था उस वक्त, कंप्यूटिंग पावर भी लिमिटेड था, फंड की अवेलेबिलिटी नहीं थी। जिनको प्रोजेक्ट को फंडिंग मिला था वो आउटपुट डिलीवर नहीं कर पाए, और ये बहुत सारी चीज़ें हुई कि जिसके कारण थोड़ा सा एआई का राइज जो है वो स्लो हो गया। 1980s में एक्सपर्ट सिस्टम्स आई, जैसे फजी लॉजिक का भी यूज़ किया लोगों ने, जो एक नेचुरल लैंग्वेज से मेल खाता है। फिर एक्सपर्ट सिस्टम्स जैसे ह्यूमन एक्सपर्ट्स को रिप्लेस करने वाली बात थी, या फिर ह्यूमन एक्सपर्ट को एक सप्लीमेंट्री सपोर्ट की बात थी। तो ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन लोगों ने देखा कि एआई रिसर्च जो है वो शायद स्लो डाउन हो गया है, क्योंकि उसमें बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व थी, और ऐसा लग रहा था कि ये आगे चल के बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में जैसे इंटरनेट आ गया, तो इंटरनेट की वजह से बहुत सारा डेटा कलेक्ट होने लगा, और फिर उस डेटा की वजह से हमें मशीन को डेटा के थ्रू ट्रेनिंग करना पॉसिबल हुआ, और उसी वजह से एआई बाद में बहुत फास्ट डेवलप हो गया, जो शुरू के पीरियड में बिल्कुल ही नहीं था। 1997 में आईबीएम ने डीप ब्लू जैसे प्रोग्राम बनाया, जिसने डिफीट किया वर्ल्ड चेस चैम्पियन गैरी कास्परोव को, और उन्होंने बता दिया
पूरे वर्ल्ड को कि एआई की पोटेंशियल क्या है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में, और कितना भी ह्यूमन एक्सपर्ट हो उसे हम डिफीट कर सकते हैं। फिर बाद में अमेज़ॉन नेटफ्लिक्स में स्टार्ट किया रिकमेंडेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द वॉचिंग बाय द यूज़र्स। तो यूज़र जो भी प्रोग्राम देखते हैं तो उनके हिसाब से उनको क्या पसंद है, ये सोचने वाला एक रिकमेंडेशन सिस्टम जिसमें एआई का यूज़ हुआ था, ये नेटफ्लिक्स अमेज़ॉन ने यूज़ करने को स्टार्ट किया। फिर बाद में जैसे बीच में थोड़ा सा रोबोटिक्स भी डिले हुआ था, थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था, तो क्योंकि उसमें ह्यूमन जैसी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन एआई आ गया तो फिर रोबोटिक्स भी एआई की वजह से ड्राइव हो गया। फिर वॉइस रिकग्निशन सिस्टम्स आई, फिर मशीन लर्निंग मॉडल्स आए और वो पॉपुलर होने लगे। फिर IBM वाटसन जो एआई का प्रोग्राम है, उन्होंने ये एक पॉपुलर क्विज शो जेओपार्डी जो है वो ओन किया, और फिर उन्होंने बता दिया कि एआई जो है वो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, जिस भाषा में हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स उसे हम नेचुरल लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो सारा मशीन भी कर सकता है। फिर डीप लर्निंग का एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आ गया और इसमें काफ़ी सारे न्यूरल नेटवर्क मॉडल डेवलप हो गए। फिर इमेजेस रिकग्नाइज होने लगी, जैसे कि ह्यूमन बीइंग किसी फेस का फ़ोटो देखता है तो पहचान लेता है, उसी तरह से अब मशीन को भी कोई फ़ोटो दिखाओ तो पहचानने लग गया। तो ये इमेज जो है वो रिकग्नाइज करने लग गया। फिर गूगल ने अल्फ़ा को डिफीट किया ह्यूमन गो चैम्पियनशिप में, और उसने बता दिया कि एआई इज़ मच सुपीरियर टू द स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। तो हम इस पीरियड में देखेंगे कि एआई का काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो गया। तो इसमें एआई का डेवलपमेंट क्यों हुआ? तो बेसिकली इसके लिए जो रीज़न था वो था कि इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया। इंटरनेट का यूज़ बढ़ गया तो बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया, बहुत सारा डेटा कलेक्ट हो गया, तो वो डेटा के थ्रू एआई के मॉडल को ट्रेनिंग देना पॉसिबल हुआ, और वही रीज़न है कि एआई इस पीरियड में काफ़ी सारा डेवलप हो गया। अभी मतलब ऐसी स्टेज है कि मैंने जैसे बताया कि बहुत सारे यूज़ एप्लीकेशंस हैं एआई के और हम यूज़ कर रहे हैं। अभी जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार आ रहे, तो फॉरेन कंट्रीज़ में आ रहे, अपने यहाँ पे भी आ रहे। काफ़ी सारे हेल्थ केयर सिस्टम्स आ रहे जिसमें डिसीज़ डायग्नोसिस के लिए एआई का यूज़ होगा। बैंक्स में फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, फाइनेंस में एआई का यूज़ कर रहे। अभी बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स भी आ गए जिसमें हम आर्ट जनरेट करते हैं, हम कुछ राइटिंग जनरेट करते हैं, कि म्यूज़िक जनरेट करते हैं। दिस इज़ ऑल पॉसिबल। तो ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट इन द एआई। तो आगे चल के जैसे मैंने बताया कि बहुत जल्द ये पॉसिबल है कि हम जनरल एआई का यूज़ करना शुरू कर देंगे जो ऑलमोस्ट लाइक ए ह्यूमन बीइंग होगा। अभी तक जो एआई हम यूज़ कर रहे हैं जैसे चैट जीपीटी वगैरह, गूगल जेमिनी, तो वो एक नैरो एआई है, लेकिन एक नया एआई आ सकता है विच विल वर्क लाइक ह्यूमन बीइंग। और बहुत सारी इश्यूज़ है लोगों के मन में, जैसे एआई का बायस हो सकता है, क्योंकि एआई जो भी आउटपुट देता है वो डेटा पे देता है, तो डेटा अगर बायस डेटा है तो उसका आउटपुट भी बायस रहेगा। पीपल आर वरीड अबाउट जॉब्स, क्योंकि अगर एआई ही काम कर रहा है तो फिर मनुष्य की ज़रूरत क्या है, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गया, कई सारे नए जॉब क्रिएट होंगे जो हमको मालूम भी नहीं है कि अभी क्या होगी। डेटा प्राइवेसी का भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि एआई हर डेटा को कैप्चर कर रहा है और उसके आधार पर वो निर्णय दे रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें ह्यूमन बीइंग्स आर वरीड अबाउट, कंट्रीज़ आर वरीड अबाउट। लेकिन मुझे लगता है कि कोई कंट्री या कोई सर्कुलर अभी एआई को स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन इसमें इतना ही है कि उसका ठीक से यूज़ होना चाहिए। हर ह्यूमन बीइंग जो उसको यूज़ कर रहा है वो विथ एथिक्स और नॉन बायस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये एआई पावर्ड ऑटोमेशन जो है वो चलता रहेगा, इंडस्ट्रीज़ में आएगा, हेल्थ केयर में आएगा, स्पेस रिसर्च में आएगा, हर जगह। आप कोई भी छोटा मोटा काम करते हो तो आपको एआई का टूल यूज़ करना ही करना है। So thank you friends, hopefully you have understood
आपने समझ लिया होगा कि एआई किस तरह से डेवलप हुआ, एआई के कौन से टाइप्स हैं और हमें किस तरह का प्रिकॉशन लेना चाहिए जब भी हम किसी एआई का यूज़ करते हैं।